नमस्कार व्यूवर्स। भारत के 79th इंडिपेंडेंस डे पर आप सभी को शुभकामनाएं। और आज का जो विषय है, आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे वो है दरभंगा क्रॉनिकल और आज़ादी के बाद की भारत की कहानी। सो बिहार अनकही में हम लोग अनटोल्ड स्टोरीज उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी गो टू तेजकर झा जी, हु इज एन ऑथर ऑफ दिस बुक, I will quickly like to go through some of the findings which my research team suggested. तो ये तो दरभंगा क्रॉनिकल, awesome book written by तेजकर झा जी। ये जो है, इट एक्सप्लोर द हिस्ट्री एंड लेगेसी ऑफ दरभंगा राज, राइट, जो कभी एक पावरफुल जमींदारी स्टेट बिहार का था। और ये जो बुक है, ये ऑलमोस्ट 1000 साल, आई वुड से मोर देन दैट, राइट, 1000 AD तक ट्रेस करती है इस जमींदारी का। तो दिस बुक बेसिकली, उसका जो थीम क्या है, तो इसका जो मेन थीम है, वेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस, क्राइसिस एंड रिकवरी, पॉलिटिकल टर्बुलेंस, डिक्लाइन एंड एंड ऑफ द डायनेस्टी एंड हिस्टोरिकल अप्रोच। तो इसमें जो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि क्राइसिस एंड रिकवरी, एक राज्य कैसे क्राइसिस को फेस किया। और इस बुक में तेजकर झा जी ने 1934 के अर्थक्वेक का मेंशन किया है, कि कैसे दरभंगा महाराज का इंफ्रास्ट्रक्चर वाज डिस्ट्रॉयड एंड वहाँ से एक एक शासक कैसे उसको अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं, की एडमिनिस्ट्रेशन, और डिजास्टर को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, लाइक अर्बन रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्टिंग द सिटी। ये बहुत लर्निंग पॉइंट है आजकल, आज के बिहार और आज के भारत के लिए, स्पेशली हमारा जो पूर्वांचल और ईस्टर्न भारत है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, पॉलिटिकल टर्बुलेंस एंड सक्सेशन। वी ऑल नो कि आज़ादी के बाद काफ़ी कुछ हुआ, और उसमें काफ़ी पॉलिटिकल टर्बुलेंस था, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, गांधी जी का इन्फ्लुएंस, ऑल दोज थिंग्स तेजकर जी कवर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली विद द डिक्लाइन ऑफ द राज, बिहार का जो एक स्ट्रॉन्ग से था लीडरशिप में नेशनल लेवल पे, वो बहुत हद तक पॉलिटिकल बन गया rather than say development oriented, because the guys who later came on, other than say श्री बाबू जी और एक दो और छोड़कर, वो पॉलिटिशियन थे बेसिकली। बट एसेट क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन, टाउन प्लानिंग, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, इसका समझ जो एक स्टेट को था, वो प्रॉब्ली डिक्लाइन से बिहार को भी इम्पैक्ट किया। एंड सो ऑल दोज थिंग्स पे हम लोग सुनेंगे। तेजकर झा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आज भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 79वीं जयंती पर देश के सभी भारतीय और विदेश में रहने वाले हमारे सभी भारतीय परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग सभी ने इस देश के निर्माण में हाथ बटाया है। सभी का कुछ न कुछ सहयोग रहा है, और सहयोग ही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि किसी भी समाज की उत्पत्ति जब हुई थी तो सहयोग और एक कहे कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, दोनों इस समाज के अंग हैं। हमें देखना होता है कि हम तवज्जो किस पे देते हैं, सहयोग पे देते हैं या कन्फ्लिक्ट पे देते हैं। तो हमें ये देख करके चलनी पड़ेगी कि एक पॉजिटिव ट्रेंड बना रहे भारत में, और आज का जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस है उसको दरकिनार कर दिया जाए। अब मैं अपने इस किताब पे आता हूँ। ये किताब एक कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स है। मैंने अलग अलग विषयों को छूने की कोशिश की थी, जो मुझे अच्छा लगा कि इसको समाज के सामने लाना चाहिए। पहली आर्टिकल जो इसमें है वो है डैनबी के ऊपर में। डैनबी, जेराल्ड डैनबी एक अंग्रेज था। लंदन से थोड़ी दूर पे उसका घर था। पेनायर विलेज है कॉर्नवॉल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ। और इसके परिवार भारत में आए उपनिवेश काल में,
बिहार में आए और समस्तीपुर के पास इनका एक फार्म था जहां शुगर केन प्रोडक्शन ये करते थे, और भी चीजें थी, नील की खेती भी होती थी। तो ये लोग यहाँ रहे। गांधी की आंदोलन के बाद जब बिहार से कंप्लीटली, वैसे तो दरभंगा जमींदारी से नील की खेती 1880 के बाद ही समाप्त हो गई थी, क्योंकि उस समय जो महाराजा थे दरभंगा के, लक्ष्मेश्वर सिंह, उन्होंने गद्दी संभाली 1879 में 25 सितंबर को, एट द एज ऑफ 20। और पहला काम जो उन्होंने किया वो ये था कि उन्होंने कहा कि हमारे जमींदारी में कोई भी व्यक्ति, अंग्रेज हो या भारतीय हो, वो किसानों से पट्टे पर डायरेक्ट जमीन नहीं ले सकता है नील वगैरह की खेती के लिए। अगर उसको नील की खेती करनी है तो किसान से एग्रीमेंट ना करके वो सीधा जमींदार से एग्रीमेंट करे, और हमें जहां लगेगा कि हम जमीन दे सकते हैं वहां देंगे, जहां नहीं लगेगा वहां जमीन नहीं देंगे। तो हमारे किसान इस चंगुल में नहीं फंसे। तो आप देखते हैं कि था तो जमींदारी का समय, लेकिन चंपारण में ही क्यों हुआ? क्योंकि चंपारण बेतिया राज के अंदर में था, और बेतिया राज में जो जमींदार थे उनमें काफी समय तक अंग्रेजों का बहुत दाखिल रहा, तो उनकी बातें चलती नहीं थी। लेकिन इस चीज को पढ़े लिखे एक समझदार व्यक्ति लक्ष्मेश्वर सिंह ने देखा, और उन्होंने अपने एरिया से नील को हटा करके, वो लिखते हैं कि कॉफी और कॉटन की खेती के लिए किसानों को आप प्रेरित करें, उन्हें गन्ना उत्पादन के लिए प्रेरित करें, इससे उनके पॉकेट में पैसा आएगा और देश का भी भला होगा। तो ये रही बात। 1930 में जेराल्ड डेनबी का परिवार अपनी खेती बाड़ी बेच करके वापस जा रहा था। जेराल्ड डेनबी एक बहुत पढ़ा लिखा नौजवान था, और होने वाले जो लास्ट महाराज थे दरभंगा के, कामेश्वर सिंह, उनका समवयस्क था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोनों साथ पोलो खेलते थे। तो डेनबी को वो लेकर के आए, और डेनबी को खेती की भी बहुत अनुभव थी। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे यहाँ चीफ मैनेजर के पद पे आओ और जमींदारी को संभालो, और इसमें कुछ नए प्रयोग हम लोग करेंगे। खेती को कैसे बढ़ाया जाए, किसानों को क्या सुविधा दी जाए, इंसेंटिव बेस्ड प्रोडक्शन पहली बार ये इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर के लागू की कि जो अच्छी खेती करेगा उसको हम मालगुजारी में छूट देंगे, उसको हम ऊपर से कुछ और अनुदान देंगे। तो इस तरह की बातें प्रारंभ होती है। लेकिन मुख्य बात आता हूं कि एक चीज मुझे लगा कि हम लोग बड़ा स्टीरियोटाइप बना देते हैं। अंग्रेज थे, हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे, तो जो भी गोरी चमड़ी का है वो आतताई ही होगा, वो हम मेरा शोषण ही करेगा। और ये इस बात में, हाँ, शासन का एक तंत्र होता है, वो एक सिस्टम होती है। उस सिस्टम में कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग खराब होंगे, आज भी है, हर जमाने में रहे। अगर कोई कहता है कि मुगल काल बहुत अच्छा था या अशोक चंद्रगुप्त का काल बहुत अच्छा था, तो अशोक चंद्रगुप्त अच्छे शासक हो सकते हैं, बड़े पैमाने पर अच्छे काम किए होंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस तंत्र में कहीं कहीं बैठे उनके सेवक अनुचर जो है वो अपनी मनमानी नहीं करते होंगे, करते होंगे। ये एक शाश्वत नियम है। तो इस तरह से वो कहता है, एक चिट्ठी देता है, जब वो बाबर में छोड़ के जा रहा था तो महाराज को एक चिट्ठी लिखता है और कहता है कि मेरी दुविधा क्या थी, मैं एक अंग्रेज था और अंग्रेजों का यहाँ शासन था, लेकिन मैं काम कर रहा था एक देसी रियासत के लिए, एक देसी जमींदार के लिए। तो मेरे अपने जो समाज के लोग थे, जो अंग्रेज थे, जो यूरोपियन थे, उनको मुझ पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं आपके लिए काम करता था। और यहाँ के जो लोकल
निवासी हैं, जो भारतीय हैं, उनको मुझ पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरी चमड़ी गोरी थी, मैं एक अंग्रेज था। लेकिन इस दरभंगा को मैंने क्या किया, 34 के भूकंप को भी मैंने देखा, ईंट ईंट लगा करके मैंने दरभंगे के निर्माण में सहयोग किया। यहाँ के किसानों के लिए मैंने उतनी ही खून पसीने बहाए जितना किसी भारतीय ने बहाया होगा। मेरे दिल में यहाँ के लिए उतना ही दर्द है जो दर्द किसी आम भारतीय को हो सकता है। तो बात क्या हुई थी कि वो दरभंगा से निकला और महाराज को बिना बताए हुए हवाई जहाज पे बैठ करके इंग्लैंड चला गया था। महाराज को बड़ा दुख हुआ था कि इतने दिनों साथ रहने के बाद ये अचानक मुझे बिना बताए हुए क्यों चला गया। तो याद दिलाता है, कहता है कि आप याद करिए 1929 का वो दिन जब मेरा पूरा परिवार इंग्लैंड जाने के लिए जहाज पर चढ़ने जा रहा था कलकत्ता में, और आप दोनों भाई मुझे छोड़ने आए थे। पूरा परिवार जहाज पर चला गया, सारे सामान चले गए, और मेरा हाथ पकड़ करके जब आप मुझे विदा कर रहे थे और वो जहाज से जोड़ने वाली सीढ़ी, जो रैंप जो बनी होती है, उस रैंप के किनारे पे हम लोग खड़े थे, तो आपने कहा, डैनवी, दरभंगा नीड्स यू। और मैंने पीछे मुड़ के अपने परिवार को गुड बाय भी नहीं कहा और आपका हाथ पकड़ करके दरभंगा चला आया। मैं दरभंगा का होके रह गया, ये दरभंगा मेरी है, हमने आपके साथ इसे बनाया है। तो मुझे ये डर था कि अब जब जमींदारी समाप्त हो गई है और मैं जाना चाह रहा हूं, तो या तो अब मेरा परिवार मुझसे सदा के लिए छूट जाएगा या मुझसे दरभंगा छूट जाएगा। अब दरभंगा में भारत, आजाद भारत में अंग्रेजों के प्रति जो एक माहौल बना है, मैं नहीं रह पाऊंगा। लेकिन मैं इस बात का क्या जवाब दूं कि अगर फिर जहाज के किनारे तुम मुझे कहते कि डैनवी, दरभंगा नीड्स यू, तो इंग्लैंड मुझसे छूट जाता और मैं अकेला यहाँ रह जाता। तो इस दर्द को मेरी समझो, मैं आता जाता रहूंगा, लेकिन अब विदा कहो। तो उसकी एक ये लंबी आर्टिकल है, इसमें उसके पूरे पत्र हैं। मैंने उस मानसिकता को देखना चाहा। फिर बाद में मुझे कई दस्तावेज ऐसे मिले अन्य लोगों के लिखे हुए। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जो लोग पकड़े जाते थे, अरेस्ट होते थे, उनको कोर्ट में हाजिर किया जाता था। और अंग्रेज, हम एक बड़ा वाइड स्प्रेड एक कंसेप्ट ले लेते हैं, माने एक अमेरिका में रहने वाला भी अंग्रेज है, आयरलैंड में रहने वाला भी अंग्रेज है, फ्रांस में रहने वाला भी अंग्रेज है, हर व्यक्ति फिरंगी है। ऐसी बात नहीं थी। माने जो एक इंग्लैंड में रहने वाला व्यक्ति था, उसकी भी एक आपसी द्वंद्व थी आयरलैंड में रहने वाले व्यक्ति से, स्कॉटलैंड में रहने वाले व्यक्ति से, फ्रांस में रहने वाले व्यक्ति से, जर्मनी में रहने वाले व्यक्ति से। तो ये सब अंतर द्वंद्व रहती है समाज में। आज अगर भारतीय हम कहें तो ये पूरे भारत की एक छवि बनती है, लेकिन भारत में क्या आपसी द्वंद्व नहीं है? तमिलनाडु, बिहार, वो कहते हैं कि बिहार से लोग आके यहाँ काम करते, दिल्ली वाले कहते हैं कि बिहारी आके यहाँ बढ़ गए हैं। बिहारी करे तो क्या करे, कहाँ जाए? आजादी के बाद जो हमें सुविधाएं दी गई काम करने की, हमारे यहाँ औद्योगिकरण 1965 तक होते रहा। अगर सरकारी दस्तावेज देखें या अखबार देखें या इंडस्ट्रीज का एक रिपोर्ट देखें, तो 1965 तक बिहार में उद्योग लगते रहे। ये मुहिम शुरू होती है 1840 से, जब चीनी उद्योग यहाँ पर शुरू हुआ, सॉल्ट पीटर का उद्योग शुरू हुआ। तो उद्योग में लोग, कृषि के इतर जो लोग थे समाज के, वो उन उद्योग में ही थे, और वो उद्योग ग्रामीण इलाकों में ही था। तो गांधी की समझ यहाँ आती है कि गांधी जब साउथ अफ्रीका से आते हैं तो भारत में आकर के वो शहरों में नहीं बैठ जाते हैं, वो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, गांव को देखते ही नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं। और उनकी समझ में ये बात आती है कि भारत एक गांवों का देश है,
यहाँ का अगर विकास करना है तो गांवों का विकास होना चाहिए, और गांवों का विकास निश्चित रूप से शहरीकरण नहीं है। उस शहरों में जिन सुविधाओं की हम बात करते हैं, वो सुविधाएं अगर गांव तक आ जाए तो गांव का विकास होगा। लेकिन गांव को ही शहर बना दे तो शहर की सारी बुराइयां भी आ जाती हैं गांव में। अब जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, गांव में आपको कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका अपना घर ना हो। उसका 500 स्क्वायर फीट में ही होगा, लेकिन अपना एक घर होगा। शहर में बिना घर के बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। लगभग 10 से 15% आबादी हर शहर में ऐसी होती है जिनके पास अपना घर नहीं होता है। वो जहां जगह देखते हैं वहां एक झोपड़ी डाल लेते हैं। फिर थोड़ी दिनों के बाद आप उनको पानी की सुविधा दे देते हैं क्योंकि आपके वो वोटर्स हैं। और फिर जब दूसरी सरकार आती है तो उनको वहां से उठा के कहीं और भी स्थापित कर देती है। ये प्रक्रिया शहर में चलती है, गांव में ये प्रक्रिया नहीं होती है। गांव में सभी के पास अपना घर होता है। सभी उस गांव के जो कॉमन रिसोर्सेस हैं उसको यूज कर सकते हैं। तो गांव का विकास होना चाहिए था। लेकिन आजादी हमको मिली, हमने आजादी मिली तो हमने सिर्फ शासक बदल दिए, कुर्सी पर बैठे लोग बदले, वो सिस्टम नहीं बदला। वो औपनिवेशिक सिस्टम जो हमारे यहाँ डाला गया, तो एजुकेशन के माध्यम से हमने समाज को इतना सिखाया, इतना उनका इंडोक्ट्रिनेशन किया कि शहरीकरण को वो विकास समझने लगे। और शहरीकरण को जब विकास समझ लिया तो देखिए परिस्थिति कहाँ क्या हो जाती है कि आज दो तरह की मोबाइल टेक्नोलॉजी है, एक एंड्रॉयड है, एक आईफोन है। अब अगर कोई आईफोन खरीद लिया, उसमें एंड्रॉयड वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करे तो पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा। तो अगर ग्रामीण सभ्यता में आप शहरी सभ्यता के सारे अवयव को ला करके बैठाना शुरू करेंगे तो हम कैसे इसको इंटरनलाइज करेंगे? वो तो मेरे सिस्टम के लिए ही वो सॉफ्टवेयर नहीं बना हुआ है जी। तो औपनिवेशिक शासन काल के जितने इंस्टीट्यूशंस बने, चाहे जुडिशरी हो, एजुकेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारे के सारे शहरी व्यवस्था है। निश्चित वो कहते हैं कि अर्बन सेंटर्स में ही सारे, आप देखिए कोर्ट्स हैं सारे अर्बन सेंटर्स में, कॉलेजेस हैं सारे अर्बन सेंटर्स में, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी ऑफिसेज हैं सारे अर्बन सेंटर में हैं। तो गांवों से जो शहरों के तरफ लोग भागे, वो यूं ही नहीं भागे, वो नौकरी के लिए भागे। फार्म के अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा जो लोग बचे वो शहरी हो गए। तो गांव अकेला पड़ गया। हम अगर आजादी हमको मिली तो हम इन सारे संस्थाओं को अपने समाज के अनुरूप फिर से इनका पुनर्निर्माण करते, इनको रिकैलिब्रेट करते। लेकिन ये रिकैलिब्रेशन नहीं हुआ, ये परपिचुएशन ऑफ द सिस्टम हो गया। जो परपिचुएशन ऑफ द सिस्टम क्यों हुआ? क्योंकि जब 36 में 38 में इलेक्शन होती है तो हमारे अपने शासकों को समझ में आता है कि पावर का मतलब क्या है, मेरी अहमियत क्या है। आज के दिन में अगर किसी को पूछें कि पावर का मतलब क्या है तो बताएगा कि कानून से हटकर, कानून के विरुद्ध अगर काम करने की शक्ति मुझ में है तो ये पावर है। रोड पर चलने की एक प्रक्रिया है, कि नियम है, आप लेफ्ट चलेंगे या राइट चलेंगे, अलग अलग देशों में अलग अलग नियम है। लेकिन देश में अब जैसे हमारे यहाँ है कि हम लेफ्ट हैंड ड्राइव, लेफ्ट लेन में चलते हैं।
लेफ्ट लेन में अगर चल रहे हैं और जैम लग गया और कोई सत्ताधारी व्यक्ति आ रहा है, जो अधिकारी हो, नेता हो, तो उसको राइट लेन से घुसने की अनुमति हो जाती है। तो आम जनता के नजर में अगर सारे लोग लेफ्ट लेन में जा रहे हैं और मैं राइट लेन में चल सकता हूं तो मैं पावरफुल हूं। पावर का नजरिया यहां बदलता है। जो आम लोग कर रहे हैं उसके उलट करने की बात अगर मुझ में है, उसकी अनुमति है। मुझे अगर जेल में जिस क्राइम के लिए मैं गया हूं उसको दरकिनार करके मुझे अगर जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाए तो मैं पावरफुल हूं। चोरी चोरी होती है, 500 रुपये की चोरी के लिए 6 साल की सजा होती है, 5,000 करोड़ की चोरी के लिए कभी सजा नहीं हो पाती है। और अगर खुदा न खास्ता सजा हो भी गई तो आपने अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखा होगा कि जितने राजनेता पकड़ा के गए वो पॉलिटिकल केस नहीं था, पॉलिटिकल कैदी नहीं थे क्रिमिनल्स, क्राइम चार्जेस में जेल गए, लेकिन उनके लिए खाना पीना, मसाज की व्यवस्था, उनका सारी व्यवस्था अंदर में जेल में थी। तो भाई ये आपको लगता है कि एक व्यक्ति के लिए हो गया, लेकिन इस व्यक्ति की पूरी बात समाज देखती है। तब फिर हमारे यहाँ शहाबुद्दीन पैदा होते हैं, हमारे यहाँ दूसरे क्रिमिनल्स अतीक अहमद आते हैं। इस तरह के क्रिमिनल्स की क्या अहमियत है? क्योंकि सत्ता या तंत्र उनको छू नहीं सकता है, चाहे वो कुछ भी करे। आप देखेंगे ये दुर्व्यवस्था क्यों हुई ये 80 साल के दरमियान। हाँ, मैं मानता हूं कि देश ने प्रगति की है, लेकिन ये इस प्रगति में कुछ सरकार का हाथ है और कुछ हम लोगों की अपनी हृदय की इच्छा है। व्यक्ति, आप अगर अमेरिका गए तो बाकी लोग क्यों नहीं इतनी तरक्की करके इतना पढ़ के वहां चले गए? क्योंकि अगर देखें हम तो आजादी से पूर्व अगर देख लीजिए, देश की स्थिति अगर बहुत खराब थी, सामाजिक वैमनस्यता था, जातिवाद थी, हम सब मान लेते हैं, तो फिर अंबेडकर जैसे लोग कैसे पैदा हो गए जो इतने पढ़ लिख गए? सारे दमन, सभी तरह के शोषण के रहते हुए जब अंबेडकर इतना पढ़ लें कि वो संविधान निर्माता के रूप में आज आप उनका नाम ले रहे हैं, तो उनके समाज के बाकी लोग सिर्फ झंडा उठा करके क्यों चल रहे हैं? क्यों नहीं उनका अनुसरण करते हुए वो भी शिक्षा की उसी स्तर को प्राप्त करते हैं और देश के लिए और खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने की बात करते हैं? होना तो ये चाहिए। आज अगर सरकारी स्कूल, हमने देखा कि सरकारी स्कूल 1970 के दशक, 80 के दशक तक बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बाकी स्कूल्स तो नहीं थे भारत में। हमने उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया? क्योंकि सत्ता में आए हुए लोग अपने लिए कुछ विशेष प्रबंध ढूंढते हैं। हमारे बच्चे उन स्कूल में कैसे जाएंगे जहां सभी के बच्चे जा रहे हैं? क्योंकि मैं अलग हूं तो ये बच्चे अलग हैं। फर्क क्या पड़ता है इससे? फर्क ये पड़ता है कि वो बच्चा अपने आप को समझने लगता है कि मेरे पास कुछ विशेष है जो आम लोगों में नहीं है। जो बात आज के दिन में आपको राहुल गांधी या तेजस्वी यादव इस तरह के लोगों में दिखाई दे रहा है, वो अपने आप को प्रिविलेज्ड समझने लगे। एक वर्ग ऐसा तैयार हो रहा है देश में जो सोचता है कि सत्ता पर अधिकार सिर्फ मेरा है, हम जो कहेंगे वही सत्य है। आपका अनुभव, आपका समाज का अनुभव कुछ भी नहीं है इसके आगे। फिर देश आगे कैसे बढ़े? तो सामूहिक रूप से नहीं बढ़ सकती है, नहीं बढ़ रही है।
बढ़ सकती थी लेकिन नहीं बढ़ रही है। एक इंडिविजुअल एफर्ट ही होता है, और वो इंडिविजुअल एफर्ट कहाँ से पैदा होता है? माँ बाप से पैदा होता है। जब माँ बाप उसको बचपन से, हमारे माँ बाप की तरह बचपन से ही उसको कहना शुरू करते हैं, बाबू नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, क्या बनोगे, ये जमीन जथा कुछ भी नहीं रहेगा, जो रहेगी वो विद्या रहेगी। आप शास्त्र उलट के देख लें, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि विद्या ही एक ऐसा धन है जो सभी जगह पूजा जाता है, आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपको मार देगा लेकिन आपकी विद्या आपसे नहीं छीन पाएगा। किसी और वो आप चाहेंगे तो किसी के साथ बांट सकते हैं, लेकिन बांटेंगे भी तो आपका बढ़ेगा। तो विद्या धन, इसको प्राप्त करने की प्रेरणा जिन परिवारों में, जिन जिन माँ बापों ने वो जातीय विभेद को भी नहीं मानता है। मेरे अपने गांव मधुबनी जिला के, मैं सिरसपाही गांव का रहने वाला हूं। मेरे गांव के परिसर में एक छोटी सी गांव है, वहां दलित समाज का सबसे निचले स्तर के एक व्यक्ति ने गीत गोविंद गाने की कला पर महारत हासिल की और संस्कृत का बहुत अच्छा वो अध्येता बना। राजेंद्र प्रसाद, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भारत के राष्ट्रपति थे तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उसकी व्यक्तिगत जो है वो उपलब्धि थी। ये सामाजिक उपलब्धि क्यों नहीं हो सकती है? समाज क्यों नहीं? अगर आप कहते हैं कि हमें शिक्षा से वंचित रखा गया, तो अब तो कहीं वंचना की बात नहीं है। अब तो मुफ्त की शिक्षा है, साइकिल भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, खाना भी मिलता है। अब क्यों नहीं पढ़ ले रहे हैं आप? क्योंकि आपको ये नहीं बताया जाता है कि शिक्षा ग्रहण करने से क्या होगा। शिक्षा ही किसी देश को आगे ले जाता है। मैं हाल फिलहाल के कितने रिपोर्ट देख चुका हूं। ये समस्या ब्रिटेन में भी आई है और अमेरिका में भी शायद आ गई है कि वहां के जो नेटिव, जिनको गोरी चमड़ी वाले जो हैं, उनके बच्चे अब स्कूल में उस तरह की शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, जो उनको अपने देश को इस स्तर तक लाने में आज तक सहयोग किया है। अब कौन सहयोग कर रहा है? दुनिया के बाकी देश से जो पढ़े लिखे लोग आकर के वहां बैठ रहे हैं, वो लोग सहयोग करके उनके देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात हमें अपने देश में होनी चाहिए। शिक्षा का ये स्तर होना चाहिए। एक भारत का चूंकि 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो परसेंटेज अगर कम भी होगा तो वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाता है, नंबर इतना ज्यादा हो जाता है उन अच्छे विद्यार्थियों का कि हम बाकी देशों से आगे बढ़ जाते हैं। जी। ये हमारी उपलब्धि, हमको इसमें आश्वस्त नहीं हो जाना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इससे भी संख्या बढ़े, परसेंटेज बढ़े। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज की लड़कियां अब आगे आ रही हैं, समाज का बंधन टूटा है, वो पढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। जब तक शिक्षा किसी भी तरह से आप नहीं देंगे, आपका देश आगे नहीं बढ़ेगा। और हम आशा करते हैं कि अगर मोदी जी ने कहा है, अगर हमारे लीडर्स जो आज के कह रहे हैं कि भारत का अगला सदी है, तो हम चाहेंगे, मेरी हार्दिक शुभकामना है कि हम चौथी पीढ़ी आजादी के बाद बीत रही है, पांचवी और छठी पीढ़ी तो ऐसी हो जो देश में पूर्ण शिक्षा ग्रहण करके इस देश को और विश्व को एक शांति का स्थान बनाए, तरक्की का स्थान बनाए, समृद्धशाली जगह बने, जहां लोग हंसते हुए आपस में मिल करके रहें और जीवन यापन करें। इस किताब के माध्यम से मैंने कुछ ऐसे परिदृश्यों को दिखाया है और एक कंपैरिजन किया है, दिया है लोगों के सामने कि ये परिस्थिति थी, इस परिस्थिति से आप यहाँ आए हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आप स्वयं पढ़ करके समझ सकते हैं और देश को कहाँ ले जाना चाहे। इतिहास से बस हम इतना ही सीखते हैं।
कि हम अपने उन बुराइयों को हटा करके और अपने लिए एक नवीन रास्ता, नया पथ निश्चित करें। जी, बहुत बढ़िया। कुछ सर ये बुक कहाँ पे लोगों को मिल सकती है? ये जर्मनी में कुछ भारतीय प्रवासी हैं, जिन लोगों ने एक संस्था बनाई और वो वहाँ से लोगों को प्रेरित करते रहे हैं कि आप कुछ लिखिए, कुछ बातें जो अभी तक लाइट में नहीं आई हैं, उन पर प्रकाश डालिए और फिर बाद में उसको कलेक्ट करके एक किताब का शक्ल दिया जाता है। तो इस संस्था की नाम है राइटर्स पाउच। और ये जब वैसे तो सॉफ्ट जो आजकल चला हुआ है, वही एडिशन, किंडल एडिशन ये जी। लोग बेचते हैं अमेज़न पर। हुँ, लेकिन अगर कोई हार्ड कॉपी के लिए भी ऑर्डर देता है, तो वो भी उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है। और तो ये सर ये कहाँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है क्या ये लोग? जर्मनी के अनेक शहरों में अनेक अलग-अलग शहरों में। जगह पे हैं और आजकल तो ये ऑनलाइन इंटरनेट ने एक ग्लोबल विलेज के हमको तो लगता है कि एक डिनर टेबल ही बना के रख दिया है। आप अभी अमेरिका में हैं, मैं यहाँ हूँ, लेकिन लग रहा है कि एकदम आमने-सामने बैठ के बात कर रहे हैं। नहीं, तो मैं ये इसलिए पूछ रहा था कि हो जी, सकता है कि मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी जाऊँ, वहाँ पे बिहारी डायस्पोरा के लोग हैं। तो मैं 2 दिन रुकते हुए फिर मैं पटना आ रहा हूँ फर्स्ट हाँ, वीक ऑफ हाँ। सितंबर। तो आई थॉट जी। कि अगर वहाँ पे हैं तो आई विल मीट, बट ठीक है। तो नहीं, एनीवे। मैं उसके जो शीर्ष कार्यकर्ता हैं, रवि रवि नायर, तो मैं उनका जो ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वगैरह है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। आप शेयर कर सकते हैं अपने श्रोताओं के साथ, अपने दर्शकों के साथ और आप भी उनसे टच में आ सकते हैं। जी, कहानियाँ प्रवासी भारतीयों की अपनी भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ी-बड़ी, बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ हैं, बहुत प्रेरक कहानियाँ हैं। ठीक तो है, उन कहानियों को भी आना चाहिए सामने, जिससे देश में लोगों के लिए एक आइडल्स का निर्माण हो सके, बिल्कुल। प्रेरणा स्रोत का निर्माण हो सके। हम अगर आपको देख करके कुछ सीख सकें, तो ये मेरे लिए एक उपलब्धि होगी। ये सभी भारतीयों की एक उपलब्धि होगी। आज तो हर भारतीय के हाथ में एक, शायद सबसे कम एक और अन्यथा 2-3 मोबाइल तो लोग रखते ही हैं। हुँ, और इंटरनेट पे इतने यूज़र्स हो गए हैं, वो लोग भी देखेंगे। आज नहीं देखें, कल देखें, कम संख्या से बड़े संख्या की ओर जाएँगे, देखेंगे कुछ प्रेरणा। अगर किसी को 2, 4, 10 भी इससे आगे निकल सके, तो मैं समझूँगा ये प्रयास, ये सार्थक हुआ। ठीक। और ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, जैसे कि सर ने बताया, आप तेजकर झा किंडल में सर्च करेंगे तो दरभंगा क्रॉनिकल्स इज़ अ वेरी गुड बुक। ही हैज़ रिटन लॉट ऑफ अदर बुक्स। इन समराइज करते हुए, द क्रॉनिकल डज नॉट रोमांटिसाइज द पास्ट, इंस्टेड इट इनवाइट्स स्कॉलर्स टू फर्दर इन्वेस्टिगेट एंड डॉक्यूमेंट the complex history of Bihar and Mithila using new evidence and perspectives to arrive at deeper understanding. Or, in summary, the Darbhanga Chronicle is an in depth, research oriented exploration of legendary state evolution and its symbolic end, balancing personal stories with broader historical analysis. So, ये in a nutshell, if you want to understand कि ये book में क्या है, तो इसमें बहुत से evidences हैं, बहुत से उन्होंने artifacts और attachment लगाया है, which will romanticize you to the core and you will feel कि कितना बुक राइटिंग का जो एक मेथोडोलॉजी है, क्या है, आपको वो सब भी पता चलेगा। तो फॉर रिसर्चर्स एंड हिस्टोरियंस, प्लीज प्लीज डू रीड दिस बुक। सो सर, थैंक यू सो मच थैंक यू ऑन सो दिस मच। इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सर। वेलकम।